बीते कुछ समय से देखा जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई सारी कंपनीज बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं और ऐसे ही समय में एचडीएफसी अपना नया फंड लॉन्च करने जा रहा है जो कि कंसंट्रेट करेगा ऐसी ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पर। इसका नाम है एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड। ये 26 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है और 10 मई तक सब्सक्रिप्शंस के लिए ओपन रहेगा। तो क्या आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जहां पर मैं आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई सारी सही और निष्पक्ष जानकारी देता हूं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आगे शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको न्यू फंड ऑफर्स के बारे में बता देता हूं। जब भी कोई म्यूचुअल फंड कंपनी कोई भी नया फंड ऑफर लेकर आती है तो उसके एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपए होती है। ELSS टैक्स सेवर फंड्स को छोड़कर जो भी ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड फंड्स के NFOs होते हैं वो 15 दिन तक सब्सक्रिप्शंस के लिए ओपन रहते हैं और ओपन एंडेड फंड्स के जो NFO होते हैं वो क्लोजिंग डेट से 5 बिजनेस डेज के बाद वापस से सेल और परचेज के लिए ओपन हो जाते हैं। एक मिथ भी होता है, जब आप देखते हो कि न्यू फंड ऑफर आता है तो सब लोग कहते हैं कि 10 रुपए की यूनिट है इसलिए सस्ती है, लेकिन ऐसा सच्चाई नहीं है। अगर दो फंड्स हैं जिनका पोर्टफोलियो बिल्कुल एक जैसा ही है, एक की यूनिट वैल्यू 10 रुपये है और दूसरे की यूनिट वैल्यू 100 रुपये है, तो अगर वो पोर्टफोलियो 10% का रिटर्न बनाता है तो 10 रुपये वाले यूनिट की वैल्यू जो है वो 11 रुपये हो जाएगी और 100 रुपये वाले की 110 रुपये हो जाएगी। यानी कि आप अगर ध्यान दें तो म्यूचुअल फंड की NAV के कम या ज़्यादा होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सरल भाषा में अगर समझा जाए तो जो NAV होती है वो वास्तविकता में पोर्टफोलियो में जो स्टॉक होल्डिंग्स होती हैं उनका एक भाव की तरीके से होती है और पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स होते हैं उनके उतार चढ़ाव का NAV पर असर पड़ता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड के बारे में। इस फंड के जो मैनेजर हैं वो मिस्टर अमित सेठिया जी हैं। इन्होंने HDFC म्यूचुअल फंड को 2020 में ज्वाइन किया था एज अ सीनियर इक्विटी एनालिस्ट। इस फंड की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि इसमें केवल 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। फंड का जो स्टॉक सिलेक्शन का जो यूनिवर्स रहेगा वो 691 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से चुनाव किया जाएगा, वो भी बॉटम अप अप्रोच के साथ। अब बॉटम अप अप्रोच क्या होती है वो थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स पर जोर दिया जाता है। यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स या मार्केट साइकिल को अवॉइड किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंपनी के फंडामेंटल्स को देखा जाता है और वहाँ पर जो भी फंड मैनेजर की अपनी मैट्रिक्स होती है, अगर उस मैट्रिक्स में फिट होती है कंपनी के फंडामेंटल्स तो उस कंपनी में जो फंड है वो इन्वेस्टमेंट करेगा। अब बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाए। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बेहद आवश्यक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइजेशन करने में मदद करता है और लोगों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, जिससे कि एग्रीकल्चरल इनकम पर डिपेंडेंस थोड़ी सी कम हो सके। प्री पैंडेमिक पीरियड में इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने 16 to 17% कंट्रीब्यूट किया GDP में और उम्मीद की जा रही है कि ये सेक्टर जो है वो सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला सेक्टर बनेगा। 2025 तक इसमें पोटेंशियल है $1 ट्रिलियन तक पहुंचने का। आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो देश के आर्थिक विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर की तरीके से काम कर रहा है और कुछ खास सेक्टर्स का बहुत ज़्यादा योगदान रहा, जैसे कि ऑटोमोटिव, केमिकल, इंजीनियरिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एटसेट्रा। देश की GDP का 17% और 27.3 मिलियन वर्कर्स के साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। डिफरेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के इम्प्लीमेंटेशन के बाद गवर्नमेंट को उम्मीद है कि 2025 तक 25% कंट्रीब्यूशन जो है, आउटपुट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आएगा। नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन के अनुसार ये 24 गतिविधियां जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आती हैं। अब जैसा कि मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, फंड के बारे में बता दिया, आप जरूर ये जानना चाह रहे होंगे कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि इस फंड का 80% पोर्टफोलियो जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करेगा, जो कि इस फंड को रिस्कियर बना देता है। इंडस्ट्री में पहले से 9 फंड्स अवेलेबल हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इनमें से 3 फंड ऐसे हैं जिनको 5 साल से ऊपर का समय हो चुका है। इस फंड में केवल उन्हीं लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो ज़्यादा रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार हों और लंबे समय तक की अंडर परफॉर्मेंस को डाइजेस्ट कर सकते हैं।
वरना ज़्यादा बेहतर यह है कि आप किसी भी एएमसी का कोई भी फ्लेक्सी कैप फंड अगर आप लेते हैं तो उनमें भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, और फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर अपने हिसाब से किसी भी सेक्टर में या किसी भी कैपिटलाइजेशन में कंडीशंस को देखते हुए वो मूव कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि इंडस्ट्री में ऑलरेडी 9 फंड्स अवेलेबल हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग थीम से जुड़े हुए हैं। उन्हीं एएमसीज के ही अगर फ्लेक्सी कैप फंड को देखें तो अच्छा खासा पोर्टफोलियो ओवरलैप मिलता है देखने को। मिनिमम 24 to 54% तक का आपको ओवरलैपिंग देखने को मिल सकती है। जैसे कि क्वांट का मैन्युफैक्चरिंग फंड जो है और क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड जो है उसमें 54% की ओवरलैपिंग है, और सबसे कम ओवरलैपिंग जो है वो केनरा रोबैको के फ्लेक्सी कैप फंड और मैन्युफैक्चरिंग फंड में है। तो आपको इस फंड में सिर्फ तभी इन्वेस्टमेंट करना है जब आप ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हों, ज़्यादा लंबे समय की होल्डिंग के लिए तैयार हों और लंबी अंडर परफॉर्मेंस को डाइजेस्ट कर सकते हो। अन्यथा आपको किसी भी अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।